नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो प्लस टू की पॉलिटिकल की जो हमारी बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर सेकंड दो ध्रुवीयता का अंत, उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो ऑलरेडी हम पहले ही जो 6 लेक्चर है वो इस चैप्टर से संबंधित कर चुके हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी विद दीपक में आप प्लेलिस्ट में जाके आप लेसन वाइज और लेक्चर वाइज इसके जो लेक्चर हैं वो देख सकते हो। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि शॉक थेरेपी जो अपनाई गई थी उसके क्या परिणाम रहे थे, सोवियत संघ, रशिया, और किस तरीके से उथल पुथल की जो व्यवस्था थी वो अपनाई गई थी। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि उद्योगों के रूप में जब रशिया और सोवियत संघ की जब बात की जाती है तो इस स्थिति के अंदर वो इतिहास की सबसे बड़ी गाराज सेल के नाम से भी संबोधित वहाँ किया गया था। किस तरीके से जो कीमतें थी वो निम्न स्तर तक पहुँच गई थी और अव्यवस्था की स्थिति है वो उद्योग और इंडस्ट्री के बीच में वो व्याप्त हो गई थी। इसी के साथ साथ जो भी जीडीपी की दर थी, माफिया वर्ग लोग थे, सोवियत संघ के बारे में हमने पढ़ा, वो किस तरीके से अव्यवस्था थी वो व्याप्त हो गई थी। इसी के साथ साथ इसका जो रूस का जो हमने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि लगभग 2000 ईस्वी के आसपास उसने द्वारा स्टैंड है वो करना इकट्ठा है वो द्वारा शुरू किया था। तो बड़ी टेंडेंसी इस पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर, उस स्थिति के अंदर शॉक थेरेपी का वो माना जा सकता है। अब ये तो स्थिति थी कि जो हमने रशिया और उसके शॉक थेरेपी के तहत उस जो अन्य जो गणराज्य थे उसके बारे में देखा था, लेकिन इसका जो असर था, इसका जो उसके परिणाम थे वो अलग अलग जो देश के अंदर भी काफ़ी अधिक मात्रा में वो पड़ रहे थे। काफ़ी अधिक जो संसाधनों के रूप में जो हम कह सकते हैं जो गृह युद्ध की स्थिति थी वो अन्य देशों के अंदर भी वो पड़ गई थी। इसके अलावा जो अव्यवस्था थी, राजनीतिक अव्यवस्था थी, वो अन्य देशों के अंदर भी किस तरीके से व्याप्त वो हो गई थी। और आगे चलकर नाटो ने भी कई स्थानों या कई जगह के ऊपर उन्होंने जो हस्तक्षेप की जो नीति थी वो अपनाई थी। तो नाटो पे याद आया कि आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन बता दें, नाटो का फुल फॉर्म क्या है। आप कमेंट करके बताओगे, इस वीडियो के कमेंट करके बताओगे आप नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो जिसका ऑलरेडी हम पहले से ही हम पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से जो सोवियत संघ था उसके गणराज्य के बाद, उसकी स्थापना के टूटने के बाद उस क्षेत्रों के अंदर जो संघर्ष की स्थिति थी वो पैदा हो गई थी और किस तरीके से वहाँ पे अव्यवस्था थी वो व्याप्त हो गई थी। अंडरे गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। गृह युद्ध का मतलब होता है बच्चों कि एक देश के अंदर ऐसी व्यवस्था व्याप्त हो जाना जिसकी वजह से ही जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक मायने हैं आपस में भी जो अन्य जो देश के अंदर जो हम मान सकते हैं कि अन्य समूह है या पॉलिटिकल पार्टी है वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं किसी आपसी रंजिशन, आपसी मुद्दों को लेकर। और बगावत होती है जहां एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत किसी न किसी जो अन्य सदस्य या दूसरी पार्टी या सदस्यों के द्वारा उस साम्राज्य के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर एक क्रांति कर देना, बगावत कर देना, सामना कर लेना, उसकी आज्ञा का पालन ना करना। तो एक बड़ा ही आंतरिक जो कलह था इस संघर्ष के बाद, शॉक थेरेपी के बाद जो विश्व के अंदर अन्य देशों के अंदर वो फैल गई थी। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी पड़ी। इससे स्थिति और भी वो जटिल है वो हो गई थी। जो अन्य सोवियत संघ के जो अन्य राज्य थे उसके अंदर जो बाकी जो उपनिवेशिक शक्तियां थी वो क्या करे थी, अपनी जब कहते हैं ना कि जब अपनी गृह स्थिति है जब कमज़ोर हो जाए तो उस स्थिति का जो फायदा है वो भारी शक्तियों के द्वारा या
दूसरी उपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा किसी दूसरे साम्राज्य के ऊपर उठाया वो जाता है। तो यही स्थिति थी जो सोवियत संघ के टूटने के बाद जो अन्य जो भारी शक्तियां थी वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो स्थिति थी वो व्यापक थी वो कर रही थी, क्योंकि उनका पता था कि ये जो उथल पुथल की स्थिति के तहत हम जो अपना साम्राज्य के तहत उनका उपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित है वो कर सकते हैं। और उपनिवेशिक शक्तियों के तहत जो साम्राज्य स्थापित करने का जो कारण होता है वो मेनली एक ही होता है कि अपने उनके जो जितने भी संसाधन हैं उनका दोहन किस तरीके से किया जाए। तो ये बड़ी भयानक स्थिति थी इस समय के अंतर्गत जो फैल रही थी। तो किस तरीके से रूस के दो गणराज्यों चेचैया और दागिस्तान। गणराज्य का मतलब क्या होता है, मैंने पहले आपको बताया था कि आप कमेंट करके मुझे बताइए गणराज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रूस के दो राज्य थे, गणराज्य थे चेचैया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववादी का मतलब होता है कि वहाँ जो किसी अलग समूह के द्वारा एक अलग राज्य की स्थापना करने के लिए मांग करना। तो इस सोवियत संघ के विघटन के बाद लगभग जो दो उसके गणराज्य थे, जो देश थे, राज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान, उन्होंने क्या किया, हिंसात्मक आंदोलन की वजह से उन्होंने अलग होगी जो मूवमेंट थी वो चला दी थी। वहाँ पॉलिटिकल जो अंदर इंटरनल जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किसी न किसी तरीके से उसके अंदर एक एक्टिव रूप से जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो रहा था, और सुलगाने की कोशिश है वो पड़ोसी देश के द्वारा या अन्य राज्य दूसरी शक्तियों के द्वारा उसको हित के द्वारा सुलगाया जा रहा था। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से सैन्य बमबारी की उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन है वो हुआ। इसके अंदर एक शब्द आया मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब हो गया जो एक व्यक्ति या पर्सन के लिए जो सोसाइटी में जीवन यापन करने के लिए जो सामान्य स्थिति चाहिए उस चीज़ का उल्लंघन करना। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक कार्य करने की जो आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी होती है, अपने आपसी समुदाय के अंदर रिलेशन बनाने की आज़ादी होती है, इसी के अंतर्गत मान लीजिए आप कोई जुर्म कर देती हो और उसको जुर्म करने की एवज में आपको उसके कानून के तहत ही उसकी सज़ा वो दी जाती है। इन सारे एक कानून को अलग करके उसको इस तरीके से उस व्यक्ति के साथ ट्रीटमेंट करना, अमानवीय व्यवहार करना हम कह सकते हैं, पशुओं की क्रूरता के साथ व्यवहार करना। मान लो एक व्यक्ति ने चोरी कर दी, उस चोरी की वजह से उसको फांसी पर लटका देना, तो मानवाधिकार का उल्लंघन है वो माना जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जो रूस था वो जितने भी चेचन के अंदर ये जो इंटरनल उसके विद्रोह हो रहे थे या जो स्थितियां थी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो प्रेशर के तहत उसके अंदर जो बगावत की स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी, उसके अंदर रूस ने क्या किया कि उसको निपटने के लिए जो जितने भी मानवाधिकार के जो ह्यूमन राइट के तहत उसका जो एक व्यवहार होता है उन तरीकों को दरकिरार करते हुए इन चेचन्या और दागिस्तान को इसके विद्रोहों को अपनाने के लिए उसने मानवाधिकार का उल्लंघन है वो किया। यानी कि उसने ऐसे जो उसने प्रेशर या ऐसे कार्य प्रणाली की जिसकी वजह से यानी कि कानून को दरकिनार करते हुए उनको इन विद्रोहों को निपटने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा जो कार्य प्रणाली थी वो अपनाई थी। लेकिन इसे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती थी। यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं उनकी जो आज़ादी थी, आज़ाद होने के लिए, गणराज्य को स्थापित करने के लिए जो रशिया के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन को अपनाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं ये निपटने के लिए उसका जो तरीका था वो गलत था, बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना तरीका था वो अपनाया जा रहा था। मध्य एशिया में पाकिस्तान 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गैर युद्ध की चपेट में रहा था। मध्य एशिया के अंदर एक अलग सोवियत संघ के अंदर एक देश का नाम है तजाकिस्तान, जो 10 वर्षों तक लगभग उसके 2001 तक उसके अंदर जो सिविल वार है उसके अंदर होता रहा था, गृह युद्ध की चपेट में रहा था। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर अन्य अन्य कम्युनिटी के लोग रहने की वजह से संघर्ष का जो आपसी स्थिति थी वो चल रही थी। अजरबैजान एक प्रांत नगरानो कराबाग है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया में रहना चाहते थे। यानी कि एक अलग समुदाय के लोग हैं यहाँ पे अजरबैजान के अंदर,
जो नगरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, जिसका नाम है कराबाग। इसके अंदर जो स्थानीय कम्युनिटी के लोग हैं वो अर्मेनियाई कहा जाता है। और इन लोग अलग होने के बाद एक अलग राज्य स्थापित अपना करना चाहते थे, कहाँ, अजरबैजान के अंदर। और एक जो राज्य बनाने चाहते थे वो अर्मेनिया नगर था। ठीक है, तो उसके अंदर मिलना वो शामिल है वो होना चाहते थे, क्योंकि जितने भी सांप्रदायिक दंगों का मतलब होता है कि जिस कम्युनिटी के अंदर, जैसे हमारे हिंदू के लोग हैं और आज़ादी से पहले वो पाकिस्तान में रह रहे थे, तो सांप्रदायिक दंगे जब हुए थे हिंदू हिंदुओं के लिए और मुस्लिम मुसलमानों के लिए, तो वहाँ जितने भी हिंदू लोगों को भारत में भेजने के लिए सांप्रदायिक दंगे वो हो रहे थे, क्योंकि आप इस जगह को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो। यानी कि एक सांप्रदायिक जो एक संघर्ष था वो चला था उस समय के अंदर, जब हम मूवमेंट के अंदर, जब हमारा आज़ादी के समय के अंदर, जब हमारा विस्थापन जो पलायन का जो ये दौर हुआ था। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्र चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। तो यही जो स्थिति थी वो जॉर्जिया के अंदर भी हो रही थी, जिसके अंदर उसके जो दो प्रांत थे वो अंदर अलग अपना स्वतंत्रता चाहते थे और उसके अंदर भी गृह युद्ध की स्थिति भी चल रही थी। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। यानी कि इन नगरों के अंदर, यूक्रेन देश के अंदर जो प्रांत के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर, जॉर्जिया के अंदर जो वर्तमान उसकी स्थिति थी, जो शासन था उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट था, वो चल रहा था और वो अपना अलग साम्राज्य स्थापित है वो करना चाहते थे। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर भी आपस में भिड़े हुए थे। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल और आम नागरिकता का जीवन था वो दुर्भर था। अब इसी स्थिति के अंदर जब ये लोग और साम्राज्य अलग अलग स्थिति के अंदर अपना अपना विस्थापित है वो अलग अलग साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, तो जितने भी नदी विभाजन के या मूवमेंट के लिए या अलग हम कह सकते हैं अलग रहने के लिए जितने भी कारागार जो उनके मुद्दे थे, उसकी वजह से भी आपस में भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे। और लड़ने की वजह से आपको पता होगा ही, जैसे कि जब भी गृह से युद्ध की स्थिति आती है तो बड़ा ही अस्थिरता का माहौल हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो देश है वो बिखर जाता है। कहीं भी यूनिटी नहीं रहती है, सरकार के अंदर कोई भी पॉलिसी नहीं रहती है, सरकार कितनी भी अपनी कार्यप्रणाली है वो नहीं बना सकती है। और अशांति की भावना के तहत जो एक संकट में स्थिति है वो देश के अंदर आ जाती है। तो इन्हीं सभी मुद्दों के तहत वो कितने भी जो वहाँ सोवियत संघ के जो राज्य और अन्य जो देश थे उसके अंदर ये अशांति का माहौल था वो व्यापक हुआ था। मध्य एशिया के राज्यों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विशाल भंडार है। जितने भी हम मध्य एशिया के अंदर देख सकते हैं, तो जितने भी पेट्रोलियम के संसाधन है उसके अंदर असीम मात्रा में यहाँ के विशाल भंडार है वो पाए जाते हैं। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। अब जब ये अलग होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, जो शक्तिशाली जो अन्य जो देश थे वो क्या कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन देश को अपने देश के अंदर मिलाया जाए या फिर अपनी जो शक्ति के तहत उपनिवेशिक शक्तियाँ वहाँ पर स्थापित किया जाए। क्योंकि जितने भी ये संसाधन है, तेल है, गैस है, इनके ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में जितनी भी शक्तिशाली जो कंट्रीज हैं उनका आधिपत्य जमाने के लिए आपसी जो कंपटीशन है इनके बीच में रहा है। ये भी बड़ा काफ़ी अधिक, ईरान इराक के अंदर आपने देखा होगा कि अमेरिका के हस्तक्षेप के लिए, जो उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए ये बड़ा मुद्दा रहा था। बड़ा आर्थिक फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था सद्दाम हुसैन को, जब अखाड़ी युद्ध के अंदर उसने हराया था, तो बड़ा ही एक मूवमेंट रहा था। तो बड़ा ही ये हम कह सकते हैं कि बड़ा इशू इसके बीच में रहता है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा था और पश्चिमी एशिया से नज़दीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो रूस, चीन और अफगानिस्तान के बीच में विभाजित है और लगभग पश्चिमी एशिया के इसके अंदर जो काफ़ी सारे देश है वो इसके अंदर आते हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना है वो बनाना चाहता था। अमेरिका के अंदर बड़ा एक हम कह सकते हैं कि एक परिघटना हुई थी, 9/11 के नाम से वो जाने जाती है, 9/11/2001 के अंदर। तो कमेंट करके बताइए कि वो क्या घटनाक्रम था। चलो थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। आतंकवादी हमला हुआ था, इसके अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। तो उस हमले के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है कि 11 सितंबर अमेरिका के ऊपर किए जाने वाले आतंकवादी जो घटनाक्रम था उसके बीच में मास्टरमाइंड कौन था
और पाकिस्तान के किस क्षेत्र के अंदर उसको पकड़ा गया था। चलो ये भी एक हिंट दे देता हूँ। बाद में पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया था, तो किस स्थान के ऊपर पाकिस्तान ने पकड़ा था, तो आप कमेंट करके मुझे उसका आंसर है वो बताइए। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान क्षेत्रों में अपने विमान उड़ाने की अनुमति थी वो ली थी। तो अमेरिका इन स्थानों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करा था, उसके राज्यों के लिए वो सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए, वो पड़ोसी राज्यों के लिए रूस, चीन और अफगानिस्तान के बीच में वो काफ़ी सारा अपना जो प्रभुत्व था वो स्थापित करना चाहता था। और ख़ास करके ईरान इराक के बीच में उसने स्थापित करने के लिए, ईरान के बीच में और इराक के बीच में उसने ईरान और इराक के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए उसने अनुमति ली, इजाज़त ली। और इस इजाज़त के बदले में उसने काफ़ी ज़्यादा उसके लिए भुगतान भी किया था, पैसे भी दिए थे कि आप मुझे सैनिक अड्डा स्थापित करने दीजिए और आपको मैं सैनिक सहायता इसके एवज में आपको दूंगा। तो ये बड़ी विदेश नीति के अंतर्गत इसके काफ़ी अंतर्गत इसके मायने वो रहते हैं। तो अमेरिका ने भी ये सारी नीति थी वो अपनाई थी। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उनका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। इसी के अंतर्गत जितने भी ये सोवियत संघ के जो राज्य थे, इनके जो प्रदेश थे, तो इनको वो विदेशी न मानते हुए उसका निकटवर्ती मानता है कि, और रशिया की ये मानता है कि इन सभी राज्यों के ऊपर उसका प्रभुत्व जमाने के लिए उन राज्यों को अपने रशिया के अंतर्गत उसको स्थापित है वो रहना चाहिए, और तभी उसका जो डेवलपमेंट है वो रशिया के साथ साथ अन्य राज्यों का डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार शुरू है वो कर दिया था। जैसे आपको पता है कि चीन भी विदेशी शक्तियों के रूप में बड़ा उसकी आक्रामक नीति रही है, और जितने भी उसके जो खनिज तेल संसाधनों के रूप में वो कभी भी अपनी जो प्रभुत्व जमाने के लिए उसकी जो हित है वो समूरा है। जैसे आपको पता हो कि चीन है वो ताइवान से एक अलग साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हुआ है, लेकिन चीन ने अभी भी ताइवान को अलग स्वतंत्र देश का दर्जा वो नहीं दिया है। तो इसी तरीके से अपने खनिज संसाधनों के रूप में हित प्रभुत्व जमाने के लिए चीन का भी संसाधनों के ऊपर हम प्रभुत्व जमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, आपसी तालमेल बिठाने के लिए, जितने भी पश्चिमी जो यूरोपीय देश थे उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए वो अपना जो संबंध था वो व्यापार करने के लिए वो सुनिश्चित है वो कर रहा था। तो इसी के अंतर्गत पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया था। इसी के अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि जो चेकोस्लोवाकिया था वो जो दो देशों के अंदर आगे चलकर बंट गया था। तो मुख्य रूप से ये चेकोस्लोवाकिया था वो लगभग 1 जनवरी 1993 की बात है, वो दो राज्यों के अंदर था वो बंट गया था। एक था चेक गणराज्य और दूसरा था स्लोवाकिया। तो इस तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से पूर्वी यूरोप के अंदर ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड है वो हो रहा था। चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश बने थे, जिसके अंदर मैंने बताया कि चेक और जो स्लोवाकिया नाम के जो दो देश है वो बन गए थे। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ था। यानी कि इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण जो संघर्ष के रूप में जो अलग हुए थे वो यूगोस्लाविया के रूप में वो संघर्ष है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ था। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और उसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित है वो कर लिया था। तो यूगोस्लाविया के जो 1991 के बाद जो टूटा था वो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये 4 प्रांत के अंदर जो यूगोस्लाविया था वो 1991 के अंदर वो टूट गया था। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई जातीय संघर्ष ने युद्ध का रूप है वो ले गया था। बाद में चलकर यूगोस्लाविया के जो इस प्रांतों को विभाजित करने के दौरान जो नाटो को हस्तक्षेप है वो करना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा इंटरनल था वो संघर्ष था, वो गृहयुद्ध की स्थिति तो बन गई थी और काफ़ी अधिक मात्रा में इस संघर्ष ने जातीय जो कम्युनिटी के बेस पे जो गृहयुद्ध की स्थिति जो होने के बावजूद एक काफ़ी इंटरनल जो सिविल वार के रूप में इन्होंने रूप है वो ले लिया था। तो इस तरीके से ये जो सारा हस्तक्षेप आपने देखा इस शार्क थेरेपी के बाद संघर्ष और तनाव की स्थिति के अंदर किस तरीके से जो
पश्चिमी यूरोपीय देशों के कंट्री के अंदर जो स्थिति थी वो भयानक स्थिति के अंदर गृह युद्ध और काफ़ी अधिक मात्रा में स्थिति थी वो उत्पन्न है वो हो गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमारे संघर्ष और तनाव की स्थिति के अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों के संघर्षों के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जब भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे डालूं तो उसका समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके +2 की जो पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर अपने चैप्टर और लेसन वाइज आप इसका देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।